नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 7 की विज्ञान चैप्टर 1, जिसका नाम है जल और जंगल। तो आइए पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहता है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। आइए पढ़ते हैं इसको। प्रश्न संख्या क, वर्षा जल का चरम स्रोत है। हाँ, वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये हम लोग जानते हैं, बुक में ही पढ़े होंगे। वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये सत्य है। क्वेश्चन ख, ये क्वेश्चन ख को पढ़ते हैं। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये असत्य है। प्रश्न ग की ओर बढ़ते हैं। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं? नहीं, ये तो हम सब भी करते हैं, शहर ग्रामीण के क्षेत्र सभी करते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे प्रश्न क की ओर। भौमजल प्राप्त करने के लिए ट्यूबवेल तथा हैंडपंप का उपयोग होता है। ख, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और वाष्प। ग की ओर बढ़ते हैं। भूमि की जल धारणा करने वाली परत भौमजल कहलाती है। घ में आइए, वन से हमें औषधियाँ, पौधे और इमारती लकड़ी का लाभ होता है। च, वन में छायवान पत्तियाँ और तंतु मिट्टी को समृद्ध करते हैं। छ, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से हुमस बनता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आइए पढ़ते हैं। वर्षा का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा चट्टानों के ऊपर दरारों में भर जाता है। भौमजल की पुनः पूर्ति होती है। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। कहता है, भौमजल स्तर नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाएं। इनके मुख्य 3 कारक लिखवाए गए हुए हैं, जिन्हें हम आज पढ़ते हैं। नंबर 1, जनसंख्या में वृद्धि के कारण विभिन्न गतिविधियों के लिए पानी की मांग अधिक बढ़ गई है। दूसरा, वनों की कटाई। और तीसरा, औद्योगिकीकरण और कृषि गतिविधियों में पानी की मांग बहुत बढ़ना। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। बगीचे के पानी के उपयोग के लिए ड्रिप बूथ सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, नलकूपों के जल को पाइप के द्वारा बगीचे में ले जाएंगे, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। तीसरा, बगीचे के पेड़ों में जड़ों के चारों तरफ मिट्टी से घेरा बनाएंगे, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। ऐसे तो हम सब वनों से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त करते हैं, लेकिन साथियों का लिखना है इसमें। पहला, औषधि पौधे। दूसरा, इमारती लकड़ी।
तीसरा गोंद, चौथा लाह, पांचवा फल, छठा फूल और अंतिम ईंधन लकड़ी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? समझाइए। आइए पढ़ते हैं इसका उत्तर। वनों में कई प्रकार के जीव जंतु का वास होता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखला पाए जाते हैं। सभी में परस्पर संबंध होता है एवं एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वनों में मरे हुए जीव जंतु भी सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित होकर हुमस में परिवर्तित होते हैं, जो अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? आइए इसका उत्तर पढ़ते हैं। वे सूक्ष्म जीवें जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होती है, अपघटक कहलाती है। अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। ह्यूमस पौधे के पोषण में सहायक होती है, जिससे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। इस प्रकार ये वन एवं जीवों की वृद्धि में सहायक होते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9, जो कि आखिरी है। प्रश्न संख्या 9 को पढ़ते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाएं। उत्तर पढ़ते हैं इसका। वृक्ष हरे रंग के होते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है। श्वसन के दौरान पशु ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।